प्रतिदर्श के बारे में आप कितना जानते हैं? प्रतिदर्श जिसको सैंपल भी कहा जाता है, क्या होता है, कैसे किया जाता है सैंपलिंग, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो देखेंगे आप लास्ट तक अगर प्रतिदर्श के बारे में पूरा पढ़ना है, क्योंकि सांख्यिकी में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर पूरी सांख्यिकी डिपेंड है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी क्या करता है? सांख्यिकी करता है आंकड़ों का अध्ययन। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिक संख्याओं का। और इस आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए इसका एकत्रीकरण जरूरी है, और आंकड़ों का एकत्रित करने के बाद उसको एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो कैसे करेंगे, क्या सभी आंकड़ों का करेंगे या कुछ का करेंगे। तो यहीं पर सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम मंडी में गए धान बेचने के लिए, ठीक है, अब मंडी में अब धान बेचने जा रहे हैं तो हर एक धान, जो धान आड़ती वाला आता है खरीदने के लिए मंडी में, तो वो क्या हर एक धान को देखता है? नहीं, वो क्या करता है, धान के ढेर में से हाथ डालकर एक मुट्ठी धान निकाल लेता है और उसको देख के बता देता है कि ये सही है या गलत है या कितना है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप किराना स्टोर में जाते हैं चावल खरीदने के लिए। चावल कैसे पता करेंगे किस तरह का है? आप क्या करते हैं, कट्टे में से एक मुट्ठी चावल निकालते हैं और बता देते हैं कि ये चावल अच्छा है या बुरा खराब है। एक मुट्ठी चावल देख के आप पूरे कट्टे के चावल के बारे में बता देते हैं। तो यही होता है प्रतिदर्श, यही होता है सैंपलिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। यानी सारे आंकड़ों का तो नहीं, उसमें से कुछ आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। चलिए अब इस प्रतिदर्श के बारे में, सैंपलिंग के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। पूरी वीडियो को देखिए लास्ट तक। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु, ठीक है ना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल है। सांख्यिकी के हर एक टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, बस बने रहने की जरूरत है। बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंचेगा। बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं प्रतिदर्श के बारे में। सबसे पहले सैंपल क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है, जिसको न्यायदर्श भी कहा जाता है। इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया कि आंकड़ों में से सभी आंकड़ों को ना पढ़ के जितना भी आपके पास डेटा दे रखा है, उस डेटा में से हम कुछ क्या होते हैं, ऐसे डेटा सेलेक्ट करते हैं जो पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब चावल के ढेर में से एक मुट्ठी चावल पूरे कट्टे के चावल के बारे में बताता है। दैट मीन्स वो एक मुट्ठी चावल क्या होता है, सैंपलिंग होता है। तो लिखने की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, जब समग्र में से किसी विशिष्ट आधार पर थोड़ा सा भाग जांच के लिए लिया जाता है तो उसे नमूना या वानगी या प्रतिनिधि अंश या प्रतिदर्श बोलते हैं। नमूना दिखाओ, आप कपड़े दे रहे हैं, कोई भी और कंपनी वाले कहते हैं नमूना देख लो भाई, सैंपल देख लो। सैंपल देखो क्या होता है, कपड़े के में से थोड़ा सा कपड़ा भेज देते हैं, वो सैंपल होता है। मतलब थोड़ा सा वो भाग जो टोटल के बारे में बताए, टोटल को रिप्रेजेंट करे, वही सैंपलिंग होता है, ठीक है ना। समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन बोलते हैं। अगर हर एक इकाई की बात करें वो निदर्शन होता है, और उस निदर्शन में से कुछ चुनी हुई इकाई या इकाइयों को प्रतिदर्श कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अभी और एग्जांपल के साथ समझाते हैं। अब इसी को G.W. स्नेटकोर ने एक्सप्लेन किया है अपनी परिभाषा में। क्या कहा है? एक न्यायाधीश किसी बड़े समूह जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं में से लिया गया छोटा सा संकलन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारे पास ये डेटा है, ठीक है ना, ये डेटा है, इतने सारे डेटा है। अब हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। अब पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है, इतना समय नहीं है कि सारे डेटा के बारे में एक एक करके इसके बारे में पढ़े। इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, इसमें से एक सैंपल चूज कर लेते हैं। और जो सैंपल चूज करने का मतलब इन सभी में से एक प्रतिनिधि हो, मतलब सबका अध्ययन तो नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ को चुन लेते हैं ऐसे। अब इन चारों इसमें से ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3, जो इस पूरे ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हिंदी बोलते हैं प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इन चारों को स्टडी करने के बाद हम इस पूरे ग्रुप के बारे में बता देंगे ये कैसा है। तो यही क्या हो गया, ये 4 क्या हो गए, इसी को बोलेंगे हम क्या, सैंपल। और हिंदी में बोलते इसको न्यायाधीश। समझ में आ गया? आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आप कुछ नहीं पा रहे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप मुझसे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब प्रतिदर्श अनुसंधान का महत्व क्या होता है? महत्व मतलब कहाँ कहाँ, जब समग्र में जानकारी करना असंभव होता है। जब हम सारे समग्रों का, यानी कि जितने भी समग्र है सभी समग्रों का हम जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तब हम प्रतिदर्श का सैंपल का यूज़ करते हैं। जब समग्र का आकार इतना बड़ा हो अथवा समग्र में जटिल और विभिन्न विशेषताओं वाली इकाइयों का समावेश हो, तब हम प्रतिदर्श का प्रयोग करते हैं। मान लो आपके स्कूल में सभी बच्चों की कितना पढ़ा लिखा है, हम टेस्ट लेना है, ठीक है ना, हमारे पास टाइम भी नहीं है सारे बच्चों को बैठा के एक रिटन एग्जाम ले लिया। हम क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे भी है, बुरे भी है, मीडियम भी है, गरीब घर के भी है, अमीर घर के भी है, शहर के हैं, गांव के हैं, तब क्या किया जाता है, उस स्कूल में जाके हर क्लास में 2-2 3-3 बच्चों को ऐसे ही उठा लिया जाता है। या फिर जब हमारे पास बजट कम, उतने पैसे नहीं हो, सारे डेटा इकट्ठ, तब हम जो है किसका सैंपल का प्रयोग करते हैं। इस सैंपलिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, इससे हमारी समय की बचत होती है, समय नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास सारे डेटा का अध्ययन करना नहीं पड़ता है, हमें उसमें से कुछ को चुन लेते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों का अध्ययन करते हैं। हमारे पास धन की बचत होती है, पैसे कम खर्च होते हैं, समय पर कम खर्च होगा तो धन भी कम खर्च होगा। इससे हमें विस्तृत जांच, क्योंकि हमारे पास आंकड़ों के जांच करने के लिए आंकड़ों की संख्या कम होती है, तो जो भी होती है उसकी जांच हम विस्तृत तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जानकारी का एक विस्तृत क्षेत्र आ जाता है। अधिक परिशुद्धता हो सकती है, क्योंकि इसमें हम वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करते हैं, और प्रशासनिक सुविधा भी होती है। इसको रख रखाव में, इसको संभालने में, इसको रिप्रेजेंट करने में, डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डेटा कम हो जाता है। ये इसकी कुछ फ़ायदा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसके फ़ायदे हो वो हमें फ़ायदा ही रहेगा, कुछ दोष भी है। दोषों की अगर बात करें, प्रतिदर्श अनुसंधान विधि की जो प्रमुख दोष है, सबसे पहले इसका जो रिजल्ट होता है भ्रमात्मक होता है। क्यों? क्योंकि सारे डेटा को अध्ययन करके नहीं निकाला गया, कुछ का। जरूरी नहीं है जो डेटा हमने प्रतिनिधि के रूप में लिया वो उन सारे टोटल के बारे में 100% सही बात करता हो सकता है जो हमने डेटा लिया वो नेगेटिव हो। जैसे स्कूल की क्लास के बारे में पता करना कैसा है, हमने जो हो सकता है संयोग से जो 3 बच्चे खड़ा किए क्लास में से, वो तीनों के तीनों जो है मूर्ख हो पढ़ने में से, तो हम क्या तीनों के बच्चों क्या कर पाते हैं, पूरा क्लास जो है हमारा क्या है, मूर्ख है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। प्रतिनिधि प्रतिदर्श बनाने में कठिनाइयाँ, हम किस तरह से बच्चों को चुनेंगे, किस तरह से सैंपल को चुनेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि सैम्पलिंग जब तक सही नहीं होगी तब तक रिजल्ट भी सही नहीं होगा। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई भी जब चाहे मन चाहे सैंपल कलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सैंपलिंग करने के लिए भी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, जानकारी की जरूरत होती है, तरीके का पता होना चाहिए। वो वही कर सकता है जिसके पास स्टैटिस्टिक्स का, सैंपलिंग का एक्सपीरियंस होता है, ये अच्छा नॉलेज होता है। प्रतिदर्श तक ही सीमित रहने में कठिनाई, हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो प्रतिदर्श होता है, प्रतिनिधि जो होता है, हम उसी के इर्द गिर्द ही रिजल्ट तय करते हैं। हो सकता है ये रिजल्ट उसी की इर्द गिर्द बना हो, उसके आगे ना बढ़ता हो, कि सारे आंकड़ों के बारे में ना बताता हो। सबसे पहले प्रतिचयन की असंभवता, कभी कभी डेटा इतना छोटा होता, हमारे पास आंकड़े इतने छोटे होते हैं कि सारे आंकड़ों में से हम प्रतिचयन नहीं कर सकते, सैंपलिंग नहीं निकाल पाते। ऐसे में सारे आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत छोटा भी हो जाएगा तब हम प्रतिदर्श नहीं निकाल सकते, सैंपलिंग नहीं कर सकते। तो इसके कुछ प्रमुख प्रॉब्लम है, प्रमुख दोष है, ठीक है ना। अब आते प्रतिचयन के आवश्यक तत्व क्या है। जो आप सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तभी जाके आपका प्रतिचयन जो है सही तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहली बात है, जो सैंपल आप कर रहे हैं वो सैंपल पूरे के पूरे मतलब समग्रों का, आप समग्र मतलब टोटल डेटा का, सभी डेटा का जो है क्या करें, प्रतिनिधित्व के रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। दूसरा, जो प्रतिनिधि होता है वो किसी से जो है इफेक्ट ना हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, सजातीयता, ये जो सजातीय होनी चाहिए कि जिसका भी हम प्रतिनिधि ले रहे हैं, जिसका भी सैंपल ले रहे हैं, वो उस समग्रों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी के जैसा होना चाहिए। सजातीय होना, सजातीय का मतलब होता है सेम टू सेम, एक ही प्रकार का, एक ही गुण, एक ही रूप का, एक ही आकार का। ऊपर से ये भी नहीं कि जो है हमने डेटा बहुत ही ज़्यादा, हमारे पास जितने समग्र होते हैं उस समग्रों के हिसाब से प्रतिनिधियों का
सैम्पलिंग का जो नंबर होता है वो भी पर्याप्त होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। ये नहीं कि मन चाहे जितना छोटा है उतना ले सकते, नहीं। हमारे लिए अध्ययन करने के लिए इसका पर्याप्त होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रतिचयन की तकनीकें, यानी कि जो सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करने की कौन कौन सी टेक्निक्स है या विधियां हैं। टेक्निक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दैव प्रतिचयन, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। आजकल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं रैंडम के बारे में, मेरी वीडियोस में कमेंट भी आ रहे हैं, सर रैंडम नॉन रैंडम के बारे में बता दीजिए। क्लास 11 में केवल 2 तरीके दिया गया है, दैव और गैर दैव, मतलब रैंडम एंड नॉन रैंडम। बट एक तीसरा भी होता है जो इन दोनों के बीच का होता है, सीमित दैव प्रतिचयन। ये ग्रेजुएशन लेवल में बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। गैर दैव प्रतिचयन, नॉन रैंडम, यानी कि 3 तरीके के होते हैं, दैव, सीमित दैव और गैर दैव। सब एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ देंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैव प्रतिचयन। रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है, ये सैंपलिंग का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आंकड़ों जो समग्र होते हैं, समग्र के प्रत्येक पद के पास उस सैंपल में शामिल होने का समान अवसर होता है। यानी कि सबके पास, अगर आपकी क्लास में हम जाएंगे सैंपल चूज करने के लिए, बच्चों चूजने की, सबके मन में होना चाहिए कि मैं चुना जा सकता हूँ, मैं चुना जा सकता हूँ, मैं चुना जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी एक विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है। ये सैंपल का तरीका एक ऐसा होता है जो जिसमें पक्षपात होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। यानी कि हर एक प्रतिदर्श के पास, हर एक आंकड़ों के पास सैंपल में शामिल होने का एक जैसा अवसर होता है। ठीक है ना? कैसे होता है देखिए, आपकी क्लास में गए, हमने जो है एक एक करके कर दिया, लॉटरी निकाल दिया, लॉटरी सिस्टम बनाया, ठीक है ना, हेड या टेल करवाया। तो भाई ये तो किसी के हाथ में नहीं होता है हेड या टेल में कौन आए, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम दैव प्रतिचयन कहते हैं। सीजे मेयर्स के अनुसार उन्होंने कहा था, एक प्रतिदर्श उस समय दैव कहा जाता है जब चयन की गई प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना अन्य इकाइयों जिन्हें उसके स्थान पर चुना जा सकता है की संभावना के समान हो। मतलब हर कोई पर समान होता है। अब कैसे होता है, आपके मन में ये होगा कि है क्या ये। अब ये प्रतिचयन की जो रीतियां होती है, देखिए 3 प्रकार की होती हैं दैव प्रतिचयन में। रैंडम में, ठीक है ना, रैंडम में बर्तन में से पर्चियां निकालना, जिसको कहते हैं लॉटरी विधि, ढोल घुमाकर, जिसको बिजली चालित मशीन कहते हैं, या दैव संख्या। अब ये होता क्या समझिए। बर्तन में से पर्चियां मतलब, मान लो आपके क्लास में, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, हमें 5 स्टूडेंट को चुनना है एज ए सैंपल, जिसके बारे में समझना है। तो क्या करते हैं, 50 स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई एक एक पर्ची बनाओ और पर्ची में अपने नाम लिखो। नाम लिख के उसको क्या करते हैं, एक बर्तन में हम डाल देते हैं सारी पर्चियाँ, और पर्चियों को अच्छे से मिला देते हैं। आप एक किसी बच्चे को, किसी को बुलाते हैं, इसमें कहते हैं कि आप 5 पर्ची निकालो। भाई पर्चियाँ 50 की 50 है, 5 निकालनी है। अब कौन सी निकालनी की किसको पता है, क्योंकि कोई विधि तो है नहीं। इसका मतलब एक ऐसी विधि है, यहाँ पर कोई सी भी एक पर्ची निकल सकती है, कोई सी भी, किसी का भी नाम आ सकता है, क्योंकि पर्ची में कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं, खाली नाम लेके फोल्ड करके डाल दिया गया। इस विधि को जो है रैंडम मेथड कहते हैं। सबसे ज़्यादा लॉटरी में, नाम वगैरह में इसी विधि का प्रयोग होता है। कहीं पर भी जाएंगे, आपने अगर कहीं पर रैंडमली सिलेक्ट करना है, पक्षपात नहीं करना है, तो ये पर्ची विधि के लगाया जाता है। दूसरा होता है ढोल घुमाकर, बिजली चालित मशीन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रैंडम नंबर इंडिकेटर इक्विपमेंट। ये एक तरीके का जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, बिजली से चलती है, और इसमें इस मशीन का प्रयोग इनामी जो ब्रॉन्ड, लॉटरी, इनाम आदि निकालने के लिए किया जाता है। खासकर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यूँ क्या है, गैम्बलिंग में, ठीक है, जुए वगैरह में। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, लोहे या लकड़ी के टुकड़े पर 1 2 0 से 5 तक अंक लिखे रहते हैं, 1 से 10 तक, 0 से 9 तक, और उसको फिर घुमाया जाता है। मान लो एक ही है, एक गोलाकार हो, बीच में एक डंडी से, इसमें ये होता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। फिर इसको घुमाया जाता है, कहाँ, जिसकी ये सुई जिसके ऊपर गिरेगा उसको चुना लिया जाएगा, ठीक है ना, उस नंबर को चुन लिया जाएगा। तो ये होती है कि कहाँ पर सुई लिखे होगा, कोई किसी को पता नहीं। नेक्स्ट है दैव संख्याएं। जब हमारे पास आंकड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो, ठीक है ना, इतने आंकड़े बड़े हो कि हम पर्ची भी नहीं बना सकते और ढोल घुमा खबर अंदर नहीं कर सकते, तो ऐसे में दैव किया। यहाँ पर क्या किया जाता है,
दैव प्रतिचयन में हम इसको एक लाइन में, नंबर लाइन में, एक सीरियल में, मान लो 500 है तो 500 को में क्या करते हैं, हमने 1 से 50 के बच्चों को लाइन बना दी इस तरह से। अब लाइन बना दी, इसी बीच में हर एक लाइन में से 2-2 बच्चों को चुन लिया, कोई से भी 2 चुन लेंगे। तो ऐसे में ये होता है दैव संख्याएं, यानी कि यहाँ पर नंबर लाइन, रैंडमली नंबर लाइन बना दिया जाता है और इसके आधार पर जो है हम सैंपलिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी दैव प्रतिचयन की रीतियां। अब आगे बढ़ते हैं। दैव प्रतिचयन के गुण कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले दैव प्रतिचयन एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंतर्गत प्रतिदर्श विभव की माप यानी कि इसके किस पक्षपात की संभावना कम रहती है। संभावना सिद्धांत होता है, ये पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी पर अध्ययन करता है, मतलब 50-50 के चांस होते हैं हर किसी का चुने ना जाने की, चुने जाने की। समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, ये वास्तविक में प्रतिनिधि करता है क्योंकि डेटा कहाँ से आया किसी को नहीं पता है, बट रैंडमली आया हुआ है तो सभी का जो है समग्र से प्रतिनिधित्व करता है। और ये सबसे जो है मितव्यय यानी कि कम खर्चीला विधि है। इसके कुछ दोष भी है। अपूर्ण समांकों की दशा में प्रतिचयन असंभव, जब हमारे पास समांक अधूरे होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, तब ये पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, प्रतिनिधित्व की कमी, क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, पता नहीं तो हो सकता है जो भी चुन के आया वो उसका सही प्रतिनिधित्व ना करता हो। अनुसंधान क्षेत्र में छोटा होने पर, जब हमारा अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा है तब भी इस विधि का प्रयोग करना सही नहीं होता है। और समग्र की इकाई का फैलाव जो है कम क्षेत्र का होता है, सीमित क्षेत्र का होता है, तब भी इस विधि का प्रयोग सही नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ इसके दोष है, आप इसके नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट विधि है सीमित दैव प्रतिचयन, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। एक तरह का रैंडम सैम्पलिंग है, बट ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग में पार्ट में आता है। आपकी क्लास 11th में की कोर्स में ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ये मतलब दिया हुआ होगा। ठीक है ना, सीमित है, मतलब रैंडमली होता है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सीमित होती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, वर्गों में बांट लेते हैं पहले, उसके बाद जाके हम सैम्पलिंग करते हैं। सीमित दैव प्रतिचयन में, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग के कई तरीके हैं, जैसे सबसे पहला है व्यवस्थित या अर्धदैव प्रतिचयन। इस सबसे पहले इसमें सिस्टमेटिक या क्वासी रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। हम इसमें ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है रैंडम में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही पर्ची वर्ची बना के इसमें से निकाल लेते हैं, किसी को नहीं पता कौन सा आएगा। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसा नहीं, यहाँ पर वही सिस्टम अपनाया जाता है। संभावना सबके पास होती है, लेकिन संभावना में क्या होता है, जो भी संख्या हमारे पास होती है, जो भी आंकड़े होते हैं, उस आंकड़ों को संख्यात्मक या भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी जगह के आधार पर, वर्णात्मक नंबरों के आधार पर, यानी अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर उसको क्रम से बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50 बच्चे हैं, हमने ए अल्फ़ाबेट के बच्चों को, बी अल्फ़ाबेट के बच्चों को, सी अल्फ़ाबेट के बच्चों को, डी अल्फ़ाबेट के बच्चों को ग्रुप में बांट दिया, या फिर जगह के हिसाब से। ठीक है ना, कि दिल्ली के बच्चे, लखनऊ के बच्चे, पटना के बच्चे, बंगलौर के बच्चे कितने कितने हैं, सब एक एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब हर जगह के बच्चे आ गए आएगी, अब हम चुनेंगे हर जगह के बच्चों के बीच में, तो सारे एरिया के हिसाब से सारे एरिया को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, क्योंकि सारे एरिया के बच्चे हमारे रैंडम में सैम्पल होंगे। लेकिन ये सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक होता है, एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, जहाँ पर ऑलरेडी हम क्या करते हैं, जगह गुणों के हिसाब से उसको रैंडमली बांट देते हैं, मतलब हर एक गुण के हम बच्चे जो है सेलेक्ट होकर आ सके। बट यहाँ पर इसलिए सीमित है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि कौन कौन से बच्चे इसमें आ सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली के केवल एक ही बच्चा है, तो इसको तो एक बच्चे को लेना ही पड़ेगा। तो ये इसमें है, ठीक है ना। दूसरा इसी का एक और मेथड है स्तरित प्रतिचयन, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्तरित प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ये सैंपलिंग उस कंडीशन में किया जाता है जब आपके पास जो भी आंकड़े हो, ठीक है ना, आपके पास जो भी आंकड़े हो उस आंकड़े में सजातीयता की कमी हो, यानी कि आपके उस पूरे ग्रुप में एक जैसे आंकड़े बहुत कम होते हैं। तब आप क्या कर लेते हैं, जब सजातीयता नहीं होती, एक जैसे आंकड़े नहीं होते हैं, तो जो भी आंकड़े आपके होते उसको गुणों के आधार पर, उसके विभिन्न गुणों के आधार पर उसको वर्गों में बांट दिया जाता है, कई वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे क्लास में, क्लास की इंटेलिजेंस का अध्ययन करना है आपको, तो क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में कोई बच्चे ऐसा नहीं है सारे बच्चे एक जैसे हो, तो हमने क्या किया, उनके गुणों के आधार पर
0 से लेके 30% के मार्क्स वाले एक तरफ, 30 से लेके 50 के मार्क्स वाले एक तरफ, 50 से लेके 70% वाले एक तरफ, 70 से लेके 80% के एक तरफ, और 80 से 90% के एक तरफ। तो हमने क्या किया, इसको ग्रुप में बांट दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअलिटी नापने के तरीका ही नहीं है। अगर रैंडमली में आपने रैंडम का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर कि कोई से भी निकल आ सकता है, हमारे पास सारे तरह के बच्चे होने चाहिए। तो ऐसे में जब सजातीयता का अभाव होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसके अलग अलग गुणों के आधार पर एक वर्गों में बांट देते हैं। अब सारे वर्ग जब हम बन के तैयार होते हैं, उन वर्गों में से हम क्या करते हैं, सैंपल चूज कर लेते हैं, जितने सैंपल हमें चाहिए। हम 0 से लेकर 30 के बीच में मान लो हमारे पास 50 बच्चे होने चाहिए, 100 में से 20 बच्चे होने चाहिए। तो 2 बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे, 3 बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे, 4 बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे, 4 बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ना, 4 4 8 और 3 11 11 13 12 13 बच्चे, 7 बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम रैंडमली जो है बच्चों को निकालेंगे, जिस हिसाब से आपको डेटा चाहिए। या फिर आपको अगर इंटेलेक्चुअल में कम दिखाना है तो यहाँ से शुरू करेंगे 2 3, या फिर बराबर बराबर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि अध्ययन करने वाला क्या चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है समूह प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग। समूह प्रतिचयन एक तरह की स्तरित प्रतिचयन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को 10-10 के ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, 10-10 के ग्रुप में, या फिर 20-20 के ग्रुप में बांट देते हैं। अब 20-20 के ग्रुप में बांटने के बाद हर ग्रुप में से हमें क्या कर देते हैं, 2-2 बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्या, 2-2 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए मर्जी नहीं, 2-2 बच्चों को रैंडमली सेपरेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर दैप विधि का प्रयोग करेंगे। 20 बच्चों की लॉटरी, हर में से 20-20 बच्चों की लॉटरी निकालेंगे, और 20 लॉटरी में से 2-2 बच्चों को निकाल लेंगे। ये समूह प्रतिचयन होता है, यानी कि यहाँ पर आपका एक तरीके से जो है दैप भी आ गया और सीमितता भी होगी, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी बना लिया था। ठीक है ना, तो उसमें से हमने फिर दैप विधि का प्रयोग कर लिया, दोनों का समायोजन हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, और ये अच्छी तरह से निकल के आता है। बेसिकली इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कारखाने में होता है। कारखाने में जब चीज़ों का अध्ययन करना होता है, ठीक है, सैंपल की जांच करनी पड़ती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोहरा प्रतिचयन, डबल सैंपलिंग। डबल सैंपलिंग क्या होता है, आपके पास जितने भी आंकड़े होते हैं, मान लो आपके पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 10 का अध्ययन करना है। आपने पहले 10 बच्चों को चुन लिया किसी भी तरीके से। अब इसका अध्ययन करने का अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, तो 100 में से फिर से किसी और 10 को चुनेंगे, फिर से नहीं आया तो फिर किसी और 10 को चुनेंगे। यानी कि जब तक आपका रिजल्ट सही तरीके से नहीं आता, तब तक आप बच्चों को, इसको दोहरा प्रतिचयन कहते हैं। यानी कि सैंपल करने के बाद फिर से सैंपल करना, पहले 10 का किया, रिजल्ट नहीं आया तो चेंज कर दिया, फिर 10 का किया, रिजल्ट नहीं आया, फिर चेंज कर दिया, फिर 10 का किया, रिजल्ट नहीं आया, चेंज कर दिया। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, दोहरा प्रतिचयन कहते हैं। और उसके बाद आता है दैप प्रतिचयन, गैर दैप प्रतिचयन, नॉन रैंडम। नॉन रैंडम का मतलब होता है यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत रैंडमली प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि रैंडमली मतलब हर एक आंकड़े के पास चुने जाने की वही संभावना होती है, लेकिन इसमें जो होता है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पहले से पता होता है कि कौन चुना जा सकता है, कौन चुना नहीं जा सकता है। जैसे सविचार प्रतिचयन, परपोजिटिव जजमेंट असेंबली। यहाँ पर अनुसंधान करता अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह के आंकड़े उसको चाहिए, जिस तरह का उसका जो पर्पज है, मान लीजिए उसको खेलों के लिए बच्चों की जरूरत है, तो वो केवल उन्हीं बच्चों को चुनेगा जो बच्चों में खिलाड़ी है। क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 25 बच्चे खेलते हैं, खिलाड़ी है, इसका मतलब बाकी 75 बच्चे चुने नहीं जाएंगे। सबको पता कि मैं चुनाव में खिलाड़ी नहीं हूँ, इस 25 बच्चों में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका पर्पस पूरा होता है। पर्पस का मतलब उद्देश्य के अनुसार, उसका जो भी उद्देश्य होगा उसी के आधार पर जो है रिजल्ट या सैंपल चुना जाना है। नेक्स्ट है अभ्यांश प्रतिचयन। अभ्यांश को इंग्लिश बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सैंपल चुने जाने का पहले से कोटा फिक्स होता है। कोटा फिक्स होता है कि मतलब आप जो 100 बच्चों को में से आपको अध्ययन करना है, पहले से कह दिया जाता है कि आपको जो है उसमें खिलाड़ी 5 होने चाहिए। ठीक है, खिलाड़ी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। इसमें से चित्रकार 5 होने चाहिए। इसमें से जो टैलेंटेड है, जो जीके नॉलेज